दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि बलूचिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान से जुड़ता है, पाकिस्तान से मिलता है, क्या वो अपनी इच्छा से मिलना चाहते थे या किस तरीके से उन्हें ज़बरदस्ती मिलाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलने से पहले कैसा था और हमारा जब अखंड भारत हुआ करता था तब बलूचिस्तान कैसा था। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी उन्हें मैं बता दूं कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो ईरान और साथ ही साथ आपका अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। इसकी जो राजधानी है वो क्वेटा है और यहाँ की जो भाषा है वो बलूच या बलूची है। यहाँ पर जब ईरान से लोग आते हैं तो अपने साथ फ़ारसी लाते हैं और फ़ारसी और जो हिंदी है उसका मिक्सचर ही उर्दू भाषा है। यहाँ पर अवस्थाई भाषा की भी एक झलक मिलती है जो कि वैदिक संस्कृत के बड़ी करीबी मानी जाती है। आपको पता होगा कि ईरान में जो भाषा बोली जाती थी वो भी जो है अपनी संस्कृत लैंग्वेज के काफ़ी करीब मानी जाती है, क्योंकि ईरान भी एक काफ़ी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। और जो अपना जो बलूचिस्तान वगैरह है ये एरिया में भी आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो उसके भी काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर सिलाई का कार्य किया करते थे। एक ब्राहुई नामक समुदाय भी बलूच माना जाता है, हालांकि यह एक द्रविड़ भाषा परिवार की ब्राहुई नाम की भाषा बोलते हैं। थोड़ा इनकी पोशाकों के बारे में भी जानते हैं। तो बलूच जो पुरुष होते हैं वो सलवार कमीज पहनते हैं। बलूच टोपी की भी बहुत अधिक पहचान माना जाता है इनमें। बलूच स्त्रियां खुले चोगे और लहंगे पहनती हैं जिस पर अक्सर शीशे के टुकड़े लगे होते हैं। औरतें अपना सर एक सरिंग नाम के वस्त्र से ढकती है जिसमें जेवर बहुत लोकप्रिय है। खासकर कान में पहनने वाले दोर नाम के भारी झुमके जिनको सोने की पतली जंजीरों से सर पर बांधा जाता है ताकि बाहर से कानों को नुकसान न पहुंचे। वे लोग चोगों को सामने से बंद करने के लिए एक तस्नी नाम के सोने के जेवर का भी प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पर क्या धार्मिक कट्टरवाद बहुत कम मिलता है। ये लोगों में क्या राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है जो कि होनी भी चाहिए। गाना बजाना बलूचों की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ढोल का प्रयोग बहुत अधिक होता है। इसे बलूचिस्तान में दोहोल के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान के राजस्थान, पंजाब, गुजरात में बलूच लोगों का चादर कुर्ता, सर पर पगड़ी, चमड़े के जूती पहनते हैं। महिलाएं लहंगा कुर्ता सलवार कमीज, सर पर ओढ़नी, कोटी और विशेष लोही पहनती हैं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो वर्तमान बलूचिस्तान में मानव कब्जे का सबसे पहला साक्ष्य पूरा पाषाण काल युग का है, जिसका प्रतिनिधित्व शिकार शिविरों के साथ साथ टूटे और परतदार पत्थर के औजारों से होता है। इस क्षेत्र में सबसे पहले जो गांव थे वो चीनी मिट्टी के नवपाषाण काल के हैं और इसमें कांची मिट्टी मैदान में स्थित मेहरगढ़ का नवपाषाण स्थल भी शामिल है। उत्तरवर्ती ताम्र यानी कि तांबे के, तो ताम्र पाषाण काल के दौरान जब मेलजोल बढ़ा तो इन गांवों का आकार भी बढ़ गया। इसमें तैयार माल और कच्चे माल की आवाजाही शामिल थी जिसमें चैक, शेल और है लापीस, लाजुली, फिरोजा और सिरेमिक शामिल थे। अब बात करते हैं ईशा से 2500 वर्ष पूर्व में कांस्य युग तक बलूचिस्तान हड़प्पा सांस्कृतिक कक्षा का एक हिस्सा बन गया था, जो पूर्व में सिंधु नदी बेसिन के विस्तृत बस्तियों को महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कराता था। जो बलूचिस्तान में सबसे शुरुआती लोगों के अवशेष थे वो ब्राहुई लोग थे। कल भी मैंने ब्राहुई लोगों के बारे में आपको बताया था, जो द्रविड़ भाषी लोग थे। ब्राहुई मूल रूप से हिंदू और बौद्ध थे जो उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों में इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषी लोगों के समान थे। ब्राहुइयों ने सहस्त्र शताब्दियों तक द्रविड़ भाषा को बरकरार रखा। मौर्य साम्राज्य के समय जो बलूचिस्तान था वो भारत का भाग था और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य और शैल्यूकस ने 303 ईसा पूर्व में शांति का समझौता किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं तो उनका जो साम्राज्य था वो बहुत तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ रहा था। सभी लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे। इसमें जो यूनानी थे उन्होंने भी मित्रवत रूप से अपनी संधियों पर काम किया। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने फिर दोबारा से कहा कि नहीं हम तो बदला लेंगे और हम दोबारा से लड़े, नहीं, उन्होंने शांति स्थापित रखी। मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त के पोते अशोक द्वारा पश्चिम की ओर भेजे गए दूतों द्वारा परिलक्षित होते थे, क्योंकि उनने जो लक्ष्य रखे थे अपने कि इनके साथ शांति समझौता करना है और जो भी ट्रेड वगैरह वो सब करते रहेंगे, तो वो सब बहुत अच्छे से हो पाया था। उसके बाद भी कई राजा आते रहे और वहाँ पर जो सिक्के चलते थे उन पर भी स्वास्तिक बना हुआ होता था और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे और वो सारे सिक्के आज जो पाकिस्तान है उसके पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो लोर लाई करके नाम से था या
है तो पता नहीं मुझे अब इस नाम का कोई वहाँ पर एरिया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ से आती है? तो दोस्तों जो चंगेज़ खान है वो जब आक्रमण करता है तो बड़ी संख्या में बलूचों का पलायन होता है, और बलूच जो थे वो बड़े क्षेत्र जो सिंध में थे वहाँ पर चले जाते हैं। बाद में बलूचों के बीच भी आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ के जो सरदार है उनके नेतृत्व में कई कबीले आ जाते हैं, और जो है फिर अंग्रेज़ आ जाते हैं। अंग्रेज़ इस क्षेत्र का नाम बलूचिस्तान रखते हैं, और उनको समर्थन मिलता है बलूच सरदारों द्वारा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे अंदर ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी उसका फ़ायदा हमेशा मुग़लों ने, जो इस्लामिक इन्वेजन हुए उन्होंने उठाया था, उसके बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी उठाया था। जो बलूच सरदार थे उन्हें उस समय नवाब कहा जाता था। तो ये जो नवाब थे ये छोटे बलूच या फिर पठान या फिर अन्य गुटों पर नियंत्रण रखते थे। 150 वर्ष से इस क्षेत्र में बंजर भूमि में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच पाने के लिए लगातार संघर्ष देखा है, और वही संघर्ष आज भी है। पाकिस्तान जबरन उनसे जो भी वहाँ पर मिनरल्स वगैरह, खनिज वगैरह है जो भी वहाँ मिलते हैं, उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। और देख ठीक है वो पाकिस्तान का अब हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वही जो खजाना है उससे उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाते, जिस वजह से जो बलूच के लोग हैं वो अधिक क्रोधित है। पहली चीज़ तो तुमने ज़बरदस्ती, कल के वीडियो में मैंने बताया खुल के कि भाई जिन्ना ने किस प्रकार उन्हें धोखा दिया और उनको ज़बरदस्ती अपने में मिलाया, ठीक है। उसके बाद भी तुम मुझे उन्हें सुख से नहीं जीने दे रहे हो, उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं दे रहे हो। ये काफ़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। 7वीं शताब्दी में अरब सेनाओं ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया और बलूच लोगों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से कई जो है अरब के लोग आते हैं और इन पर आक्रमण करते जाते हैं। कभी कोई आता है वो जीत लेता है, फिर कभी कोई आता है वो जीत लेता है, यही चलता रहता है। मतलब बहुत सारे राजा हैं, क्या बताना उनके बारे में, और वो सब अपने आप को खलीफा बुलाते थे। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि जब से अरब आक्रमण होता है और इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो जाता है ईरान से भी, इधर से भी, सब जगह से, तब से बलूचिस्तान कभी शांत नहीं रहा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सिर्फ अगर मैं नाम भी बताने लगा ना कि इतने जो मुस्लिम थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया है, उसमें भी कम से कम 7 मिनट लग जाएंगे कि इतने सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर अटैक किया। क्योंकि उनका एक रीज़न था कि बस अधिक से अधिक और अधिक और अधिक, बस सेक्स स्लेव बनाते चलो, लैंड कब्जा करते चलो, लोगों को मुसलमान बनाते चलो, उन्हें इस्लाम का चूरन चटाते चलो। आज भी क्या हो रहा है, पाकिस्तान पूरा इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जो पंजाब के वो जो बस यही है, पहले राजा अटैक करते थे, अब फौजी अटैक कर रही हैं, वो भी इस्लाम के नाम पे ही अटैक कर रही हैं कि ये अच्छे नहीं है, कि वो अच्छे नहीं है, यही चलता रहता है। और जब तक मुस्लिम इस्लाम का चूरन चाटते रहेंगे तब तक कभी शांति नहीं आ सकती किसी भी ऐसे देश में जहां रेडिकल्स होते हैं। दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो भारत हो या और भी अन्य देश हो, सबसे काफ़ी अधिक डेवलप कर चुका है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मेंटेलिटी को बदला है, उसने नियम बनाए हैं और अच्छे नियम बनाए हैं, लोगों को आज़ादियाँ दी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसने परिवर्तित की हैं, उसने चूरन नहीं चटाया, इसीलिए वो डेवलप कर चुके हैं। आप दुबई के किसी भी शेख से जाके पूछना, हाँ भैया आपको वो गजवा हिंद नहीं करना, आपको दुनिया में इस्लाम नहीं फैलाना, वो आपको भगा देगा, क्योंकि वो ऐसी बातों में विश्वास ही नहीं करेगा। वो कहेगा हम यहाँ हैं, यहाँ बढ़िया हैं, उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं आएगी। और जितने भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं ना, वहाँ जाओगे और ये बातें करोगे तो आपको बहुत ही महान समझा जाएगा। अरे क्या बात करता है लाउंडा अपना। थोड़ा और प्राचीन भारत जानते हैं, महाभारत से भी पहले चलते हैं भैया। बलूचिस्तान आर्यों के प्राचीन धरती आर्यावर्त का एक हिस्सा है। प्राचीन काल में वैदिक युग में पारस, फिर इसे बाद में फारस कहने लगे, से लेकर गंगा, सरयू और ब्रह्मपुत्र तक की भूमि आर्यों की भूमि थी, जिसमें सिंधु घाटी का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण था। आर्यों के पंच नदी या पंचकुल अर्थात पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहु के कुल में से किसी एक कुल के हैं। भारत का प्राचीन इतिहास कहता है कि अफगानी, बलूच, पख्तून, पंजाबी, कश्मीरी आदि पश्चिम भारत के लोग पुरु वंश से संबंध रखते थे, अर्थात वे सभी पौरव कहलाए। पौरव है, कौरव नहीं। पुरु वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। 7200 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से भी 7200 वर्ष पूर्व, अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों में से पुरु
का धरती के सबसे अधिक हिस्से पर राज था। बलूच भी मानते हैं कि हमारा इतिहास जो है उसकी शुरुआत 9000 वर्ष पूर्व हुई थी। बलूचिस्तान में माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज माता का भी है। बलूचिस्तान की भूमि पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच माता का मंदिर है जहां माता का सिर गिरा था। यह मंदिर बलूचिस्तान के राजमंज में स्थित हिंगोल नदी के पास स्थित पहाड़ी पर है। इस स्थान पर भगवान श्री राम, परशुराम के पिता जमदग्नि, गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव जी भी आ चुके हैं। चारणों की देवी कुल देवी हिंगलाज की माता ही थीं। ये चारण लोग बलूची ही थे और आज इनका नाम कुछ और कबीले से जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान में भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां पाई गईं। यहाँ किसी काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। जो लोग कहते हैं ना कि महाभारत झूठ है, तो मैं आपको बहुत सारी जैसे उसमें चीज़ें बताई गई हैं जो कि आज के क्षेत्रों में मिली है। जैसे कि जिसमें जो द्वारका नगरी है उसका लोकेशन वगैरह वो सब बताया गया है, जो कि आज वहीं पानी में द्वारका नगरी पाई गई है, उसके अवशेष मतलब। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ एक क्षेत्रों के भी नाम मैं आपको बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। अब सुनते जाना नाम जो जो हैं: दार्द, हूण, हूजा, और है अम्बिष्ट, आम्ब, पख्तू, कंबोज, गांधार, कैकय और वाल्हीक, बलख, अभिसारी, कश्मीर, मृद, यदु, त्रसु, खांडव और सौवीर, सौराष्ट्र, कुरु, पांचाल, कौशल, सूरसेन, किरात, निषाद, मत्स्य, चेदी, उशीनर, वत्स, कौशाम्बी, विदेही, अंग और प्राग्ञ ज्योतिष जिसे अब असम कहते हैं, और घंग, मालवा, अश्मक, कलिंग, कर्नाटक, द्रविड़, चोल, शिवी, शिविस्थान, सीस्तान, सारा, बलूच क्षेत्र, सिंध का निचला क्षेत्र, दंडक महाराष्ट्र और सुरभीपट्टन मैसूर आंध्र तथा सिंहल सहित लगभग 200 जनपद महाभारत में वर्णित हैं। इसमें से प्रमुख 30 ने महाभारत के युद्ध में भाग भी लिया था। और इन सब जगहों पर, मतलब सब जगह नहीं, अब तो कुछ जगह, बहुत पुरानी बात है यार, तो काफ़ी सारी जगह इन यहाँ पर कुछ चीज़ें भी पाई गई हैं उस टाइम की। अब जैसे कि अभी आप देख लो, ये लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को हटा देते हैं, ख़त्म कर देते, तो भाई कैसे मिलेगी फिर। जैसे कि अभी अपना जो कश्मीर में चल रहा है कि वहाँ से शारदा पीठ है उसको तोड़ दिया गया है, तो भाई जब तुम हटाते चलोगे तो फिर कैसे कोई चीज़ मिल जाएगी। फिर कहो देखो कुछ तो नहीं मिल रहा है। अबे गधों, जब तुम तोड़ते चलोगे, जो बाबर डाबर आए थे, इनने क्या करा, मंदिर तोड़े ही तो थे। जब वो तोड़ दिए, उसके ऊपर अपनी मस्जिद बना दी, तो फिर कैसे कह सकते हो तुम के मंदिर कहाँ थे। अरे यार, तुमने तोड़ के ही तो उनके ऊपर मस्जिद बना दी है अपनी। ये भी तो देखो, ऐसे ही हट जाते हैं साक्ष्य। मेहरगढ़ की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो मेहरगढ़ की सभ्यता को सिंधु घाटी की हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी प्राचीन माना जाता है। बलूचिस्तान में एक स्थान है बालाकोट, बहुत सुना होगा बालाकोट स्ट्राइक। तो बालाकोट नालाकोट से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष भी मिले हैं। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेहरगढ़ के स्थान बलूचिस्तान के कच्ची मैदानी के क्षेत्र हैं। मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता को 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली सभ्यता माना जाता है। यहाँ से इस काल के अवशेष भी पाए गए हैं। और क्या चाहिए तुमको, प्रूफ भी दिखा रहे हैं। मेहरगढ़ आज के बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। हाँ, कंकड़ पत्थर को जोड़कर बलूचिस्तान में जो बांध बने हैं उन्हें गबरबंद कहा जाता है और यह हड़प्पा युग से पहले बनने लगे थे। इसका निर्माण बाढ़ रोकने, बाढ़ में आई उपजाऊ मिट्टी को थामने के लिए होता था। गबरबंद के काल का पता लगाना कठिन है। वहाँ पाए गए बर्तनों के आधार पर उन्हें हड़प्पा पूर्व काल का बताया जाता है। और बहुत पहले के टाइम में वहाँ के जो बोलन नदी के क्षेत्र हैं, वहाँ के किसान क्या है, गेहूँ, जौ और खजूर की खेती करते थे। इसके भी प्रमाण मिले हैं। बाढ़ के पानी को संचित करने के लिए किसानों ने बड़े बड़े गड्ढे बना कर रखे थे। बाढ़ खत्म होने पर वे कपास की खेती करते और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और यहीं से सिल्क रूट भी गुजरता है। अब जिनको नहीं पता कि प्राचीन काल में सिल्क रूट कितना महत्वपूर्ण होता था, तो भाई थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है आपको। वर्ष 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम आता है और उसके बाद जब 11वीं सदी में महमूद गजनवी आता है, तो उसने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया था और वहाँ के लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया था। जब यहाँ पर अकबर का भी शासन था तो ये क्षेत्र अकबर के अंडर में था। और बताते हैं कि कंधार के जो सरदार हैं उनका भी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक शासन रहा था। इसलिए अफगानिस्तान भी कहता है कि ये इसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी है।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल मोहम्मद बिन कासिम के आने से ही यहाँ पर इस्लाम की शुरुआत हुई थी। नहीं, उससे पहले भी उमर खलीफा 652 में जब हमला करते हैं तब भी यहाँ पर इस्लामी खिलाफत की शुरुआत हो चुकी होती है। उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे आते रहते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो एकदम मेजरली आता है इस्लाम यहाँ पर, वो आता है केवल मोहम्मद बिन कासिम के बाद से ही। उसने इनको मारना शुरू किया था, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना शुरू किया था। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ अपने ओपिनियन हो वो ज़रूर से दे सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।